जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग अपनी क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं। बीच में कुछ टाइम जो है गैपिंग हो गया आपका, परेशान ना होइएगा, फिर से आपका कंटिन्यू होगा। अब आपको डे बाय डे या अल्टरनेट डे में वीडियो आपको मिलते रहेंगे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, यूपी स्पेशल से रिलेटेड। तो फिर से अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन में एक ऑप्शन लिख करके आ रहा होगा ऊपर, तो ऑल वाला ऑप्शन इस तरीके से बेल आइकन में बना होगा। ऑल वाले ऑप्शन को बेल आइकन में क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी वीडियो हम अगर डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा बराबर। तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दूसरी सबसे जरूरी बात कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा, और शेयर करने के साथ साथ अपने मित्रों में, अपने स्टडी ग्रुप्स में भी इसको शेयर करिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और लाइक और सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो हमें भी लगेगा कि वीडियो और जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाए जाएं। अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा, होम पेज से प्लेलिस्ट पे आप पहुंचेंगे और प्लेलिस्ट पे जा करके पिछले सभी वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद एक बात और करना चाहेंगे कि अगर आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा पेड ग्रुप, जो कि इसी वीडियो के नीचे लिंक में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप उस टेलीग्राम चैनल पर जा करके वहां पर पेड ग्रुप के बारे में पूरी जानकारियां ले सकते हैं। अभी इस समय पेड ग्रुप में आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री चल रही है। अगर आप एनटीपीसी के कैंडिडेट हैं या किसी ऐसे एग्जाम के कैंडिडेट हैं जहां पर साइंस आपसे पूछा जाता है, तो आप प्लीज पेड ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो पोर्शन है उसमें हम न्यूमेरिकल भी फिजिक्स के और केमिस्ट्री में भी जहां जहां जरूरी होगा वहां पर न्यूमेरिकल पोर्शन को भी कराते जा रहे हैं साथ साथ में। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जा करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आज अपनी करंट अफेयर्स की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा, तो आज हम लोगों की क्लास होने वाली है करंट अफेयर्स की। और करंट अफेयर्स में लास्ट टर्न हम लोग पढ़ रहे थे मई करंट अफेयर्स। ये मई करंट अफेयर्स का पार्ट 3 है। तो आज पार्ट 3 के बारे में हम लोग, कि पार्ट 3 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिट करते हैं। इससे ज्यादा अगर आपको पढ़ना है तो आप किसी भी मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो भी आपसे शेयर करें उसको प्लीज तैयार जरूर कर लिया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स मई में पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे लिए कि अभी हाल ही में किस बैंक ने, एक सॉन्ग है, किस बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे, हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे नाम से एक सॉन्ग को अभी लॉन्च किया है। ये किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, इसे लॉन्च करने वाले बैंक का नाम है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने अभी कोविड-19 के अगेंस्ट एक सॉन्ग लॉन्च किया है, हम हार नहीं मानेंगे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, किस बैंक ने अभी हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग को लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया है आपके HDFC बैंक। इस सॉन्ग के बारे में दो बातें आप और याद रखिएगा। पहली बात ये कि इस सॉन्ग को लिखा किसने है, तो इसे लिखा है आपके प्रसून जोशी ने, प्रसून जोशी। और दूसरी बात इसमें याद रखिएगा, इसमें संगीत किसने दिया है, तो इसमें संगीत दिया है आपके AR रहमान ने। तो AR रहमान जी ने इसमें संगीत दिया और प्रसून जोशी ने इसे लिखा है। HDFC बैंक के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके कि HDFC बैंक की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है मुंबई में, मुंबई में। इसके बाद अगर इसके आपके MD और CEO की बात करें तो इसके MD और CEO इस समय कौन है, तो इनका नाम है आदित्य पुरी। और एक पॉइंट आदित्य पुरी जी से हमने आपको बताया था कि और याद रखिएगा,
भारत में किसी भी बैंक के, प्राइवेट या सार्वजनिक बैंक के, वह एमडी और सीईओ जो सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले एमडी सीईओ हैं, तो वो आपके आदित्य पुरी हैं एचडीएफसी बैंक के। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद एचडीएफसी से आपको एक पॉइंट याद रखना है, चीन का एक सेंट्रल बैंक है, चीन का सेंट्रल बैंक है, इस सेंट्रल बैंक का नाम है पीपुल्स पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने अभी एचडीएफसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी कितनी कर ली है? तो पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी में, याद रखिएगा, एचडीएफसी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली और ये हिस्सेदारी अब 1.1% की हो गई है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि चीन के सेंट्रल बैंक ने पीपुल्स, यानी कौन सा, तो पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी में अपनी हिस्सेदारी कितनी कर ली? तो 1.1%। इसी के साथ हमने पिछले टर्म में आपको एचडीएफसी से एक पॉइंट पढ़ाया था कि एचडीएफसी बैंक ने आपका रिलायंस कैपिटल में अपनी कितनी हिस्सेदारी कर ली है, या रिलायंस कैपिटल का कितना प्रतिशत भाग खरीद लिया है? तो वहां पर हमने बताया था 6.43% रिलायंस कैपिटल का जो भाग है वो आपकी एचडीएफसी बैंक के पास चला गया, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का शेयर जो था वो उठ गया था। ये पिछले टर्म में हमने बताया। इसके बाद एचडीएफसी से एक पॉइंट और याद रखिएगा, एचडीएफसी ने अभी एक अभियान शुरू किया था, और एचडीएफसी का ये अभियान किस नाम से फेमस था? तो इस अभियान का नाम था सेफ ग्रिड के नाम से ये अभियान चलाया था अभी एचडीएफसी बैंक ने। तो इतनी बात आप लोग एचडीएफसी के बारे में याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंडस इंड बैंक। क्योंकि बैंक की बात चल रही है तो यहां से बात कर लेते हैं। इंडस इंड बैंक के अभी हाल ही में नए प्रबंधक निदेशक यानी एमडी व सीईओ कौन बने? इंडस इंड बैंक के अभी एमडी और सीईओ अभी कौन बने? तो इनका नाम है सुमंत कथपालिया। सुमंत कथपालिया, इनका नाम भी याद रखिएगा। इंडस इंड बैंक के कौन बने हैं? सुमंत कथपालिया। यहाँ पर अगला पॉइंट है कि फिच के अनुसार, फिच जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, फिच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत में 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान, जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो इसने अनुमान व्यक्त किया है 0.8% का, ये याद रखिएगा। इसी के बाद एक और आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है क्रिसिल। क्रिसिल ने कितना अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया था? इसने कितना अनाउंसमेंट किया था? तो जीडीपी ग्रोथ रेट इसने कहा था 1.8% रहेगा भारत का 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ रेट। तो ये दोनों एक ही जगह दिमाग में रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट बात कर लें। अगला पॉइंट है आपका कि परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अभी हाल ही में सचिव कौन बनाए गए? परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव कौन बनाए गए? नोट कर लिए जल्दी से।
दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अभी कौन बनाए गए, इनका नाम बताइएगा। इनका नाम है गिरधर अरमाने। गिरधर अरमाने ये अभी बनाए गए। लेकिन इस मंत्रालय के मंत्री की बात करें तो इनके मंत्री कौन है, तो मंत्री हैं आपके नितिन गडकरी। ये आप सबको मालूम है कि इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। कहाँ से लोकसभा क्षेत्र इनका, तो इनका लोकसभा क्षेत्र आपका आता है नागपुर से, तो नोट कर लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद अगली बात करें, नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता के 11वें सत्र की मेजबानी किसने की? पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता के, पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता के 11वें सत्र की मेजबानी किसने की है? पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता के सत्र की 11वें सत्र की मेजबानी किसने की है? तो याद रखिएगा ये मेजबानी की है जर्मनी ने। इसकी मेजबानी जर्मनी ने की है, तो इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी। इसके बाद नेक्स्ट, इसमें भारत से कौन शामिल हुआ था? अगर ये पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा इसमें भारत से शामिल थे आपके पर्यावरण मंत्री, जिनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। भारत से शामिल थे प्रकाश जावड़ेकर। इतना आपको सिर्फ इसमें याद रखना है। इसके बाद अगली बात करें कि अभी हाल ही में आपकी जनगणना 2021 होने वाली है, जिसका शुरुआत भी हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जनगणना 2021, अभी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जनगणना 2021 कितने चरणों में होगी, तो याद रखिएगा ये 2 चरण में होनी है। जनगणना 2021 कितने चरणों में होगी, तो इसे 2 चरणों में किया जाएगा, 2 चरणों में ये आयोजित होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हैशटैग वी विल विन पहल की शुरुआत किसने की है? हैशटैग वी विल विन ये पहल किसने शुरू की है? हालांकि कोविड-19 से अपडेटेड जो ऐप वाला वीडियो है उसमें हम इसको बता चुके हैं। हैशटैग वी विल विन अभियान या पहल की शुरुआत किसने की है? तो ये पहल फीफा द्वारा शुरू की गई है, जो कि आपका एक फुटबॉल फेडरेशन है, जो कि आपका इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो फीफा द्वारा अभी कोविड-19 के विरुद्ध कौन सी पहल शुरू की गई? तो ये पहल कोविड-19 के विरुद्ध शुरू की गई है, जागरूक करने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि फीफा द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध किस पहल का शुरुआत करी गई, तो हैशटैग वी विल विन पहल की शुरुआत की गई। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए एक पहल और है जो कोविड-19 के विरुद्ध शुरू हुई, इस पहल का नाम है ब्रेक द चेन। ब्रेक द चेन ये पहल शुरू की थी आपकी केरल राज्य सरकार ने, ब्रेक द चेन, जो कि कोविड-19 के विरुद्ध ही थी। इसके बाद अगली बात अगर आपसे पूछी जाए, टीम मास्क फोर्स का गठन किसने किया? कोविड-19 के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किसने किया? टीम मास्क फोर्स। तो याद रखिएगा इसका गठन किया गया है बीसीसीआई द्वारा, बीसीसीआई द्वारा। तो ये भी ऐड कर लीजिएगा पॉइंट। ये सब कोविड-19 के विरुद्ध यहाँ पर मास्क पहनने के उसके फायदे और जागरूकता बढ़ाने के लिए ये पहल शुरू की गई। तो यहाँ से याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा।
इसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं इसी कोविड-19 से रिलेटेड। AIIA ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर कौन सी पहल प्रारंभ की है? ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर कौन सी पहल प्रारंभ की है या कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो इस कार्यक्रम का नाम है आयु रक्षा। इसके बारे में हमने पिछले ऐप वाले वीडियो में भी बताया था। आयु रक्षा प्रोग्राम किसने शुरू किया था? दिल्ली पुलिस द्वारा। और किसके साथ मिलकर? AIIA के साथ। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए अगर लिखना हो। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। और ये दिल्ली पुलिस के द्वारा कोरोना के विरुद्ध अभियान चलाया गया। तो ये किसके विरुद्ध है? तो ये भी आपका कोविड-19 के विरुद्ध चलाया गया अभियान है। तो ये दिल्ली पुलिस ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ मिलकर के चलाया। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, अब यहाँ से अगर पूछा जाए कि ये आपका आएगा किसके अंतर्गत, तो ये आता है आयुष मंत्रालय के अंतर्गत, क्योंकि आयुष मंत्रालय आपका आयुर्वेद से संबंधित है। आयुष मंत्रालय के मंत्री इस समय कौन है? तो इनका नाम है श्रीपद यसो नायक। श्रीपद यसो नायक इसके मंत्री हैं इस समय आयुष मंत्रालय के, तो नोट कर लीजिएगा। और इनका अगर लोकसभा क्षेत्र की बात करी जाए तो ये नॉर्थ गोवा से आते हैं। नॉर्थ गोवा से लोकसभा क्षेत्र है इनका, नॉर्थ गोवा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? नॉर्थ गोवा। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद अगली बात करें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। हालांकि आपको डे और थीम के वीडियो हम अलग से देंगे, लेकिन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं बीच बीच में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये काफी बार पूछा जाता है आपके पेपर में, कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 3 मई को मनाया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये हर वर्ष प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसे प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। इसके बाद अगर आपसे बात की जाए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आपसे पूछा जाए अगर 2020, तो हम बताया था वहां पर आपको हमने कि भारत का इसमें स्थान कौन सा है? तो 142। अगर नंबर 1 पर पूछा जाए तो पहले नंबर पर इसमें कौन है? तो पहले नंबर पर इसमें नॉर्वे है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये इसमें नंबर 1 पर कौन है? तो ये इसमें नंबर 1 पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे है, जबकि भारत का स्थान 142 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 3 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? अगर ये पूछ लिया जाए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी, तो थीम हालांकि पूछी नहीं जाती, लेकिन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसकी थीम इस बार थी, थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर, जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। ये इस बार की थीम थी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। इसके पहले 2 मई को हमने आपको पहले बताया था कि 2 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे।
ट्यूना डे मनाया जाता है क्योंकि जो ट्यूना है ये एक मछली है, तो इसके लिए ये मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को। इसके पहले हमने आपको 1 मई को बताया था, और 1 मई को आपने पढ़ा था विश्व श्रमिक दिवस। 1 मई ये आपको पहले पढ़ा चुके हैं। 1 मई को ही आपका गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो ये हम पहले आपको बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में बता रहे हैं। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो पिछले वीडियो को जा करके आप लोग देखेंगे, तो वहां पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो नोट कर लीजिएगा जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ें। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो देखिए 3 मई को आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और 4 मई को पूछा नहीं जाता, लेकिन आप सीक्वेंस में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 4 मई को मनाया जाता है विश्व अग्नि शमन दिवस, यानी फायर फायर फाइटर्स डे, वर्ल्ड फायर फाइटर्स डे 4 मई। तो ये आपको यहाँ से इतना पॉइंट याद रखना होगा। अब यहाँ से हम लोग बात कर लें, 2 मई वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। 2 मई को ही अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो थोड़ा सा बता दें यहाँ पर, 2 मई को कभी कभी एक पॉइंट और पूछा जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे के साथ साथ, 2 मई को ही मनाया जाता है आपका विश्व खगोल विज्ञान दिवस। खगोल विज्ञान दिवस इसी दिन इस बार 2020 को मनाया गया, लेकिन इसकी डेट हर वर्ष फिक्स नहीं है, यानी 2 मई ये निर्धारित दिवस नहीं होता, लेकिन 2020 को विश्व खगोल दिवस 2 मई को ही मनाया गया है। ये विश्व खगोल दिवस की खास बात यह है कि ये 2 बार मनाया जाता है, वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक तो अलग मनाया जाता है जो कि आपका होता है बसंत ऋतु में, एक मनाया जाता है आपका शीत ऋतु में। तो बसंत ऋतु वाला जो था वो हम लोगों ने मनाया कब, 2 मई को, जो कि फिक्स नहीं होता, हर वर्ष बदलता है। और शीत ऋतु वाला जो हम मनाते हैं वो इस बार मनाया जाना है 26 सितंबर को। तो ये पॉइंट नोट रखिएगा, यानी अगर चाहें आप तो इसको ऐड रख सकते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो 26 सितंबर को ये मनाया जाता है। तो 2 बार वर्ष में मनाया जाता है। इस बार 2020 में 2 मई को पहला मनाया गया, और दूसरा कब मनाया जाएगा, यानी 2020 में। तो बसंत ऋतु वाला मनाया गया 2 मई को, और शीत ऋतु वाला मनाया जाएगा 26 सितंबर को, लेकिन ये निर्धारित नहीं होता, हर वर्ष बदलता है। तो 2020 के बारे में हमने बताया। और 2 मई को ही आपका मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे, 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस, 4 मई को आपका विश्व अग्निशमन दिवस, और 3 मई तो आप लोग जान ही चुके विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत के स्थान की बात करें तो 142वां, नंबर 1 पर कौन है, नॉर्वे। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़े। अच्छा, अगर आपसे हम पूछे विश्व खगोल सप्ताह कब मनाया जाता है तो आप क्या बताओगे? चलिए यहीं पर एक पॉइंट और देख लेते हैं। विश्व खगोल सप्ताह या विश्व खगोल विज्ञान सप्ताह ये कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, ये हर वर्ष मनाया जाता है विश्व खगोल सप्ताह 4 से लेकर के 10 अक्टूबर के मध्य, 4 से 10 अक्टूबर के मध्य। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, विश्व खगोल सप्ताह कब मनाया जाता है, तो आपका 4 से 10 अक्टूबर। विश्व खगोल विज्ञान दिवस 2020 में कब मनाया गया, 2 बार मनाया गया, एक मना चुके, एक मनाना है 26 सितंबर को, और एक हो चुका आपका 2 मई को। ऐड कर लीजिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है सबको?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है 2020 के अंत तक, 2020 के अंत तक कौन सा देश है, कौन सा देश है जो आर्कटिक जलवायु निगरानी के लिए, आर्कटिक जलवायु निगरानी हेतु, आर्कटिक जलवायु निगरानी हेतु अपना पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा, अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा। इसमें आपको ये पॉइंट बहुत ध्यान से याद रखना है कि आर्कटिक एम उपग्रह, जो कि पहला उपग्रह इस देश का आर्कटिक की जलवायु की निगरानी करने के लिए, ये कौन सा देश है, तो ये लॉन्च करेगा आपका देश रूस, रूस के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको याद रखना है। रूस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रूस की राजधानी सब लोगों को मालूम है, मॉस्को है। इसका एक पॉइंट और बहुत पूछा जाता है कि जो रूस की राजधानी मॉस्को है ये किस नदी के किनारे है, तो ये आपकी मॉस्कोवा नदी के किनारे स्थित है। दूसरी बात करें कि यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है, तो यहाँ पर मुद्रा चलती है रूबल। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि रूस की मुद्रा क्या है, रूबल। तीसरी बात करें कि यहाँ पर राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति सबको मालूम है, यहाँ के व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के बारे में बात करें कि यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो इनका नाम है मिथाइल मिशुस्तिन, मिथाइल मिशुस्तिन। इसके बाद अगर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है। अभी कोशिश हम ये भी कर रहे हैं कि आपके जैसे ही हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो आपका जितने अगल बगल के देश हैं एशिया के, जहाँ से आपके संसद, राष्ट्रीय पक्षी, ये सब पूछे जाते हैं, तो वो हम जल्दी कोशिश करेंगे कि उससे रिलेटेड भी वीडियो आपको जल्दी दे दें। रूस की संसद को कहा जाता है ड्यूमा, याद रखिएगा, रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। जैसे इजराइल की नेसेट, उसी तरीके से आपकी कई देशों की संसद के बारे में अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। इसके पहले हमने आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में एक बताया था पॉइंट कि विश्व का पहला तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर यानी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस देश ने बनाया था, और इसका नाम आपकी परीक्षाओं में पूछा भी गया था। तो विश्व का सबसे पहला तैरता हुआ जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र था वो भी रूस ने बनाया था, और इसका नाम क्या था, तो बताइए इसका नाम क्या था। बता चुके हैं, इसका नाम क्या था, इसका नाम था अकाडेमिक नोट कर लीजिएगा, इसका नाम था अकाडेमिक लोमोनोसोव। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। तो विश्व का पहला तैरता हुआ विश्व का पहला तैरता हुआ एटीएम तो केरल में एसबीआई बैंक द्वारा। विश्व का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर या नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किसके द्वारा लगाया गया था, तो रूस द्वारा, इसका नाम तो वो भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अभी आप लोगों को मालूम होगा कि विश्व की पहली सुपरसोनिक विश्व की पहली सुपरसोनिक
सॉरी हाइपर लगा लीजिएगा, सुपरसोनिक तो बन चुकी, हाइपर सुपरसोनिक, विश्व की पहली हाइपर सुपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल ये किस देश ने बनाई? तो याद रखिएगा ये भी आपके रूस ने ही बनाई है, कि विश्व की पहली हाइपर सुपरसोनिक न्यूक्लियर यानी नाभिकीय मिसाइल किस देश ने बनाई? रूस ने बनाई है। दूसरी बात याद रखिएगा, इसको शामिल किया गया था पिछले वर्ष अक्टूबर में। अक्टूबर में शामिल होने के बाद इसका परीक्षण चाइना ने भी शुरू किया, लेकिन चाइना ने अभी इसको पूरी तरीके से अपडेट नहीं कर पाया, कुछ खामियां थी। तो पहला देश रूस था, दूसरा चीन था, अभी अमेरिका ने इसका परीक्षण कर दिया है। अमेरिका की जो हाइपर सुपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल है, अभी हम इसका आपका डिफेंस का एक टॉपिक लाएंगे, उसमें सब बताएंगे। जैसे इसरो का पॉइंट कराया था, डीआरडीओ का कराया था, वैसे ही हाइपर सुपरसोनिक जो मिसाइलें होती हैं, इनकी गति ध्वनि से कई गुना ज्यादा होती। और जो अमेरिका ने बनाई है, रसिया ने बनाई थी, लगभग 7 गुना तेजी से आगे चलती थी। इसके बाद चाइना ने बनाई, वो 8 से 9 गुना आगे चलती थी, ध्वनि से 8 गुना ज्यादा थी। लेकिन जो अमेरिका ने अभी परीक्षण किया है, अमेरिका ने जो परीक्षण किया, ये हवा से 17 गुना तक आगे ज्यादा तेजी से चलती है, यानी हवा से 17 गुना आगे है, जो कि उसने एक कहा जाए कि माइलस्टोन रख दिया है देशों के सामने, जो कि अभी तक की सबसे लंबी सबसे तेज गति से चलने वाली मिसाइल भी है, जो कि आवाज से 17 गुना ज्यादा तेजी से चलती है। तो पहला देश हाइपर सुपरसोनिक को बनाने वाला रूस था, दूसरा चीन था, और तीसरा अमेरिका, जिसने परीक्षण कर लिया। और सबसे तेज गति से अगर बात करें तो सबसे तेज गति से चलाने वाला हो गया अमेरिका, जो कि हवा से 17 गुना ज्यादा तेजी से चलने वाली सुपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण हाइपर का वो कर चुका है। इसके बाद इस मिसाइल का नाम क्या था, अगर ये पूछ लिया जाए तो इसका नाम था A1 गार्ड, A1 गार्ड नाम इसका था। तो इसको ऐड कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षाओं में आते रहते हैं। यहाँ से एक पॉइंट और याद रखिएगा कि रूस और भारत के बीच में काफी रक्षा खरीद होती है, और इस रक्षा खरीद के लिए जो भारत भुगतान करता है, तो भारत अभी तक भुगतान करने के लिए, यानी जो पेमेंट करता था, उस पेमेंट करने के लिए अभी तक प्रयोग करता था, यानी अभी तक जो बैंक का प्रयोग करता था, यानी जिस बैंक से पेमेंट देता था, वो बैंक था सिंडिकेट बैंक। लेकिन याद रखिएगा, अब जो भारत रसिया को पेमेंट करता है, वो करता है यूको बैंक से। तो ये एक थोड़ा सा परिवर्तन आया कि रक्षा खरीद से संबंधित भारत रूस को जो भुगतान करता है, अब यूको बैंक से करता है, पहले किससे करता था? पहले सिंडिकेट बैंक से करता था। तो ये ऐड कर लीजिएगा। बाकी समय बहुत जल्दी बीत जाता है, इसलिए हम ज्यादा पॉइंट बता नहीं पाते आपको, फिर भी हमने काफी पॉइंट बता दिया आपको। अगर इससे ज्यादा बताएंगे तो दूसरे पॉइंट रह जाएंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा। हमारे हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपसे कहीं ना कहीं ये परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दिख तो रहा होगा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है गुट निरपेक्ष वर्चुअल, जिसको हम लोग आभासी भी बोलते हैं, वर्चुअल सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता करने वाला देश। इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नाम समिट इसलिए बोला जाता है नाम समिट 2020, और ये वर्चुअल था, वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुआ था। तो इसको नाम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट
गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन। ये गुट निरपेक्ष देश कौन से हैं? नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब ये है कि इसमें, इस सम्मेलन में वो देश शामिल होते हैं जो विश्व में अन्य दूसरे यानी विकसित देशों में से किसी का भी पक्ष नहीं लेते। यानी कि नॉन अलाइंड गुट निरपेक्ष यानी वो किसी का भी पक्ष नहीं लेते हैं, और ये इसमें ज्यादातर विकासशील देश हैं। तो ये इन देशों का जो सम्मेलन है ये काफी हाईलाइट रहता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू पहली बार इसमें शामिल हुए थे, तो इसके कारण ये अक्सर चर्चा में रहता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो गुट निरपेक्ष यानी नाम समिट 2020, इसकी अध्यक्षता करने वाला देश कौन सा था अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा इसकी अध्यक्षता की थी अजरबैजान ने, अजरबैजान। इसके बाद अगर पूछा जाए कि भारत से शामिल कौन हुआ था, तो भारत से आपके प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल हुए थे, और प्रधानमंत्री मोदी इसमें पहली बार शामिल हुए थे। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, प्रधानमंत्री पहली बार शामिल हुए थे। इसके पहले ये सम्मेलन 2 बार हो चुका, लेकिन 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद आपके मोदी जी इसमें सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। ये सम्मेलन 2 बार हो चुका है, 2016 में भी हो चुका और 2019 में भी हो चुका, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुए थे। इस बार शामिल होने वाले, इस बार ये पहली बार शामिल हुए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व आपका एशिया के विकासशील देशों का वह सम्मेलन जिसमें प्रधानमंत्री ने पहली बार शिरकत की, तो प्रधानमंत्री मोदी पहली बार आपके वर्चुअल सम्मेलन जो कि नॉन अलाइंड मूवमेंट है इसमें शामिल हुए। 2016-19 में ये शामिल नहीं हुए थे, तो ये पॉइंट भी ऐड रखिएगा। इसके बाद अगली बात करें कि ये जो NAM है यानी नाम है जो आपका नॉन अलाइंड मूवमेंट, इस नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष देशों के ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी या इस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1961 में आपकी बेलग्रेड में हुई थी। 1961 में बेलग्रेड में हुई, और बेलग्रेड राजधानी है किसकी? सर्बिया की। तो ये भी याद रखिएगा, बेलग्रेड में 1961 में हुई। इसके बाद अगली बात अगर आपसे पूछी जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। और जकार्ता कहाँ की है? तो ये इंडोनेशिया की। तो ये आपका राजधानी है। अगर नाम के आपके अध्यक्ष पूछे जाएं कि इस समय इसके अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा अध्यक्षता की अजरबैजान ने। तो जो अध्यक्ष हैं वो भी कहाँ के हैं? वो भी आपके अजरबैजान के ही। इनका नाम है इल्हाम अलीयेव। इल्हाम अलीयेव ये कहाँ के हैं? तो ये भी अजरबैजान के हैं, क्योंकि इस बार की अध्यक्षता अजरबैजान ने की थी। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर इस बार नाम की थीम की बात की जाए कि 2020 में इसकी थीम क्या थी, तो थीम याद रखिएगा, कोविड-19 का दौर है तो थीम भी उसी से रिलेटेड है। यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। तो ये याद रखिएगा इस बार की थीम क्या थी। तो इस बार की थीम यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 थी। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा। इसके बाद अब हम लोग लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है आपका
तो आज हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास यानी जो आपका मई करंट अफेयर्स का पार्ट 4 होगा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से और आगे हम बढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे और आपको बोरियत होने लगेगी पढ़ने में। इसलिए नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो मिलते हैं सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।